हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मेनली आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग किसी पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है वो हम लोग निकालना सीख लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है। क्या है? स्फेरिकल पार्टिकल है, एक स्फेरिकल पार्टिकल है, उस पे हम लोग चार्ज निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड चार्ज ऑन बॉडी। इसको पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, ऑन पार्टिकल, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो Q हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां से हम लोग Q निकालते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। एन क्या है? एन क्या है? इंटीजर है। और ई क्या है? तो ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अगर हमें किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन होगा, अगर क्या होगा? प्रोटॉन। चार्ज किस पे होता है? तो चार्ज हम लोग किस पे निकालते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि अगर Q का वैल्यू क्या है? Q एक प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, प्रोटॉन है, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू प्लस एन ई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? कूलम्ब्स लॉ। देखिए जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, या फिर सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ठीक है। तो मेनली जो हमारा बोर्ड के एग्जाम में है वो क्या आता है? तो हमारा डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करते हैं। यहाँ से इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा था कि किसी पार्टिकल पे चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे, दोनों ही फॉर्म में। एक तो सिंपल फॉर्म होता है और एक वेक्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कूलम्ब लॉ, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है। लेट अस एज्यूम टू हिल कैसे रहेगा? टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग दो चार्ज पार्टिकल। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग दो चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? Q1 है, और बिल्कुल सेंटर में लेते हैं दूसरा चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे क्या है? Q2 है, ठीक है। इनके बीच में Q1 के सेंटर से और Q2 के सेंटर से अगर हम डिस्टेंस माने तो यहाँ पे क्या है? R है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? R है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ क्या कहता है कि जो हमारा Q1 और Q2 के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा उसका क्या होगा, तो यानी कि जो हमारा फोर्स जनरेट होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 इंटू Q2 का। और क्या कहता है कि जो हमारा फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बीच में, तो इसके डिस्टेंस के बीच में, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। जितना आर ज्यादा होगा उतना ही इन दोनों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। और Q1 Q2 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना हमारा F का वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए अगर हम बात करें कि इन दो इक्वेशन से, इसको अगर मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट से यानी कि इन दो इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस साइड को हटाते हैं, तो चलिए इसको हटा लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या मिल चुका है हमारा कि जो हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका होता है, तो Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर का होता है। फोर्स किसका प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। देखिए यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ है। क्या है, कूलम लॉ है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ, ठीक है। के क्या है, यहाँ पे के है कूलम कांस्टेंट। क्या है, कूलम कांस्टेंट है। और के का वैल्यू क्या हो जाता है, तो के का हमारा वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए आर क्या है, आर हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमारा आर है, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज Q1 टू सेंटर ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। यानी कि आर क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज Q1। देखिए छोटा सा फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या था, Q1 चार्ज था और यहाँ पे क्या था, Q2 चार्ज था, ठीक है। Q2 चार्ज था, जो इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा वही क्या है हमारा R1 है। Q1 Q2 के जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, R है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेंटर Q1 एंड सेंटर Q2 ऑफ पार्टिकल 2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है, Q1 चार्ज है, क्या है, Q1 चार्ज है, ठीक है। वो क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है। तो यही हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या है, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है, K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है और K का वैल्यू कितना होता है,
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, चलिए एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। हाँ, एक चीज और छूट रहा है कि जो हम एफ इक्वल टू लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, के इंटू Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ को क्या बोलेंगे, एफ को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका, वेक्टर फॉर्म में। यहां पे लिखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम Q1 ऑन, ऐसे लिखते हैं, लेट अस एज्यूम पार्टिकल फर्स्ट हैव चार्ज Q1 and its position vector R1 वेक्टर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पार्टिकल 1 है, क्या है, पार्टिकल 1 है, उसका क्या है, उस पे चार्ज Q1 है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा पार्टिकल सेकेंड है, उस पे कितना है चार्ज, उस पे चार्ज है हमारा Q2 और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। क्या है, R2 वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, देखिए क्या है, पार्टिकल 1 है और बिल्कुल इसके सामने क्या है, पार्टिकल 2 है। ठीक है, पार्टिकल 1 है और ये क्या है, पार्टिकल 2 है। ठीक है, पार्टिकल 1 है और क्या है, पार्टिकल 2 है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से हम लोग पोजीशन लेते हैं, वो लिख देते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है। ठीक है, और चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फोर्स लगता है इन चार्ज पार्टिकल की वजह से, उसको हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बना लेते हैं। तो जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है किसके अलॉन्ग होता है, तो सेंटर के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कि पार्टिकल 1 के ऊपर, यानी कि इसकी चार्ज कितना है, Q1 है और इस पे कितना चार्ज है,
Q2 है, ठीक है। तो पार्टिकल 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो इस किससे इंडिकेट करेंगे, तो F12 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। पार्टिकल 2 के ऊपर, यानी कि जो पार्टिकल 2 के ऊपर चार्ज कितना है, Q2 है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, F21 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। चलिए हमने फोर्स का डायरेक्शन देख लिया, ठीक है। F12 क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। F12 क्या है, इसको हटाते हैं। तो जो हमारा F12 है, F12 क्या है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F2 क्या है, F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। R1 क्या है, R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ठीक है। देखिए अगर हम R का वैल्यू लिखना चाहें तो R का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, R का वैल्यू एक और हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इतना सही है। चलिए अब हम लोग F12 का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F12 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है। इतना हो गया होगा तो चलिए अब हम लोग इसको हटा के बड़ा फिगर बनाते हैं। यहां पे क्या है, पार्टिकल 1 है और इसके सेंटर से ही क्या बना लेते हैं, पार्टिकल 2। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। इसके ऊपर चार्ज क्या था, Q2 था, इसके ऊपर चार्ज क्या था, Q1 था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, रेफरेंस माने थे, जो कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है और इसका R1 वेक्टर है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस तरफ, तो F21 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग F12 वेक्टर की बात करते हैं कि F12 वेक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है।
F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग F12 वेक्टर की बात करते हैं। देखिए अगर सिंपल हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो क्या होता है कि F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए वन तो हर चीज में छिपा होता है, वन जो होता है हमारा हर चीज में छिपा होता है, यानी कि इसको वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वन क्या है, यूनिट है, क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, यानी कि एक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि हमारा हो जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर किससे इंडिकेट करते हैं, तो आर कैप से, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है उसका हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता है कि देखिए सॉरी कि जो हमारा आर कैप होता है, जो हमारा आर कैप होता है क्या होता है, तो आर वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है। तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए अगर हम बात करें F12 के लिए, F12 के लिए, ठीक है, तो यहां से हमारा F12 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K इंटू Q1 Q2 आर कैप, तो आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और यहाँ क्या है, पहले से एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पहले से मैग्नीट्यूड, आर क्या था, मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ से पहले से एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। तो F12 का वैल्यू क्या निकल कर आ गया हमारा, K इंटू Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो देखिए अगर हम बात करें कि F12 के लिए, F12 के लिए, तो F12 के लिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। 4 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 F12 वेक्टर R इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम लोग F12 वेक्टर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा हमारा K इंटू Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर पहले से, और एक R का मैग्नीट्यूड यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा नीचे में, ठीक है। तो अब हम लोग इस साइड को हटाते हैं, तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा F12 वेक्टर का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम F21 वेक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम F21 वेक्टर निकालें, तो देखिए F21 वेक्टर के लिए R वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग R के जगह पर सिंपली हमारा F का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, ये हमारा सिंपली F का फॉर्मूला आता है, कहां से, कूलम्ब्स लॉ के लिए, ठीक है। R के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे,
आर की जगह यहाँ पे R2 माइनस R1 पुट करेंगे। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर लिखना चाहे तो F21 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, K इंटू Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे में क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो सेम आएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे रहे हैं और इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी कि यहां से इक्वेशन और इस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर F12 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर, दोनों ही बराबर है। तो ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं एक बार। चलिए अब हम लोग समरी लिख लेते हैं। ठीक है, समरी लिख लेते हैं। कूलम्स लॉ का, किसका, कूलम्स लॉ का। देखिए हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या था, चार्ज पार्टिकल 1 था जिसका कि चार्ज Q1 था, और यहाँ पे क्या था, चार्ज पार्टिकल 2 था जिसका कि चार्ज Q2 था। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 था और इसका पोजीशन वेक्टर R2 था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता था वही हमारा R होता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट फार्मूला का, तो सिंपल फॉर्म में बात करें तो कूलम्स लॉ क्या है, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लगता था क्या F12 वेक्टर और इस तरफ क्या लगता था F21 वेक्टर। ठीक है, तो हम F12 वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू K इंटू Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड फार्मूला हमारा जो है कि अगर हम थर्ड फार्मूला है F21 वेक्टर का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा K इंटू Q1 Q2 इंटू में हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा तीनों फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ है। ठीक है, सेकेंड और जो थर्ड वाला क्या कहाँ पे अप्लाई होगा, तो वेक्टर फॉर्म में अप्लाई होगा। ठीक है,
फर्स्ट वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, जो सिंपल फॉर्म होगा, कहाँ पे, जहाँ पे मान लेते हैं दो पार्टिकल दे देगा और उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। F12 वेक्टर कहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। F21 वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, बट जो हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कूलम्स लॉ के लिए कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए लिख लीजिएगा। देखिए कूलम्स लॉ, अगर दो चार्ज रेस्ट में है तो वहां पे क्या अप्लाई होगा, कूलम्स लॉ। अगर एक चार्ज रेस्ट में है और एक मोशन में है, ठीक है, वहां पे भी कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। लेकिन दोनों चार्ज अगर मोशन में है तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखिए जो हमारा कूलम्स लॉ का फोर्स का वैल्यू आता है वो हमेशा क्या होगा, एट्रैक्टिव नहीं होगा। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकता है, ठीक है, वो हमारे चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कूलम्स लॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है।